अगर आप सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं, विनोबा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 6 में एक पेपर आप लोगों को पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर आप सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आपके लिए हर सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर बना कर लाया है और हम लोग इसमें 2 मॉडल पेपर बनाएंगे। अगर कोशिश करेंगे कि एक मॉडल पेपर और ऐड कर दें, यानी 3 मॉडल पेपर अगर हर सब्जेक्ट का बनाएंगे, तो अगर एक स्टूडेंट 3 मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ लिया, मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस एग्जामिनेशन के लिए, जनरली पहले हम लोग क्वेश्चन लिखवा के छोड़ देते थे, बच्चा अपने से आंसर करता था, मैक्सिमम बच्चा आंसर नहीं कर पाता था जो एग्जैक्ट आंसर होगा। तो हम लोग मॉडल पेपर में एक अलग इनिशिएटिव लिए हैं कि सारे क्वेश्चन का आंसर के साथ भेज दें, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर भी करके भेज दें। तो अगर क्वेश्चन आंसर आपके पास रहेगा तो आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे, चाहे आप ट्यूशन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में, उनको तो मैं फ्री में दे देना हूँ। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ चार्ज होगा जो मेरे एप्लीकेशन के ऊपर जाके वो परचेज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है कॉमर्स वर्ल्ड HZB, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लेना है, अपना नंबर डालिए, OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा, उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाएगा। तो स्टोर सेक्शन में आपको मिल जाएगा सेमेस्टर 6 मॉडल पेपर और सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर एक ही साथ आपको मिल जाएगा। जो वहाँ मिनिमम चार्जेज होगा आपको पे करना होगा और आप मॉडल पेपर वहाँ से ले सकते हैं। सारे के सारे मॉडल पेपर आपके फ़ोन में आ जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज उसी में सिलसिले में हम एक मॉडल पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेमेस्टर 6 का ये मॉडल सेट 1 है और पेपर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इससे पहले भी हम लोग एक मॉडल पेपर डिस्कस कर चुके थे। तो अब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है ये तो सबसे पहले जान जाएँ। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारे यहाँ पढ़े हुए स्टूडेंट उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, पहले पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया, बुक पढ़ा दिया गया, उसके बाद मॉडल पेपर लेकर आए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। और फाइनेंस का मतलब होता है मनी। तो बोलता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू मनी। अगर मनी से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वो कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मनी से रिलेटेड क्या डिसीजन लेंगे, तो मनी से रिलेटेड 2 ही डिसीजन लिया जाता है कि पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ लगाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 2 ही डिसीजन मेकिंग होता है, पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ लगाएंगे। जहाँ से आएगा उसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, पैसा कहाँ से आएगा, और जहाँ उसको लगाते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो 2 बात हम लोग डिसाइड करेंगे कि सोर्सेज ऑफ फंड क्या है एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है। पैसा कहाँ से हमको लाना है और कहाँ पे लगाना है। और एक फाइनेंशियल मैनेजर जो प्रॉफिट कमाता है, बेनिफिट कमाता है, इसी बात पर कमाता है कि हमारा पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। मान लीजिए अगर हम पैसा ला रहे हैं 8% के ऊपर, हम जो पैसा मार्केट से उठाए हैं वो 8% के ऊपर उठाएँ, और हम जहाँ लगा रहे हैं अगर वहाँ 12% में लगा दिए तो मार्जिन यही निकालेगा। तो बोलता है जो डिफरेंस होगा कि पैसा आप कहाँ से ला रहे हैं, 8% में आप लाए और 12% में लगाए, इसका मतलब 4% आपको शुद्ध लाभ हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है। अब 4% में हो सकता है कि 2% आपका मैनेजमेंट का खर्चा हो जाए, चलाने में खर्च हो जाए, दिमाग लगाने में खर्च हो जाए, तो भी 2% आपका बचेगा। और 2% अगर आपका प्रॉफिट है और आप 1 करोड़ रुपया लगा दिए तो 1 करोड़ का 2% भी अच्छा खासा अमाउंट होता है। अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो उसका 2% भी 2 लाख रुपये आता है। तो बताइए, ये 2 लाख रुपये आप कमा ले रहे हैं 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में, अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो। और जितनी कंपनियां, चाहे बैंक हो, चाहे सहारा हो, चाहे LIC हो, सब इसी पैटर्न को पकड़ती है। और सारे कंपनियों का एक ही काम है, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम, FM का काम। उसका काम ही फाइनेंस को मैनेज करना, कैसे हम फंड को मैनेज करेंगे। इसको फंड मैनेजमेंट भी बोलते हैं या फाइनेंस मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इस बुक को पढ़े नहीं, विद्या गेस्ट पेपर के भरोसे पास हो जाएंगे और बाद में बोलेंगे कि हमको जॉब लग जाए इस जगह पे, तो दिक्कत होगा। नॉलेज पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए नॉलेज होना चाहिए। कॉमर्स का बहुत सारा बच्चा ऐसा सोचता है कि हम बस डिग्री के लिए पढ़ेंगे और हमको किसी तरह से पास हो जाना और नौकरी लगनी ज़रूरी है। तो नौकरी सर नहीं लगेगी, ये तय है, क्योंकि आप कुछ जानते नहीं हैं। तो कहाँ से आपको डिसीजन मेकिंग पता है, डिसीजन मेकिंग में बैठा देगा, आपको पता नहीं कि क्या होता है फंड मैनेजमेंट, कैसे कोई जॉब दे देगा, तो फिर तो छोटे जॉब ही मिलेंगे ना। तो इसलिए छोटे स्तर के जॉब कॉमर्स के बच्चों को मिल रहा है। जो बच्चा जुनून के साथ 100% एफर्ट्स के साथ पढ़ रहा है, हर चीज़ को समझ रहा है, उसको नौकरी मिलने में दिक्कत नहीं है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना। आप ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ गए। गेम इसी का है कि भैया हम 8% में उठाएंगे और 12% में इन्वेस्ट करेंगे तो 4% अपना बचने वाला है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का परिभाषा क्या बोलेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्टिविटी, दैट मीन्स सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस। बोलता है कि वित्तीय प्रबंध इस बात का निर्णय करता है कि आप पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ लगाएंगे। इनके बीच का जो गैप होता है वही हमारा प्रॉफिट कहलाता है। इसके बीच का जो गैप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। अब यहाँ लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फाइनेंस। तो याद रखिएगा, फाइनेंस ब्लड का काम करता है किसी भी बिजनेस के लिए।
किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस क्या करता है, ब्लड का काम करता है। जिस तरह से ब्लड हमारे शरीर को में सर्कुलेशन होता रहता है और हमारा शरीर एक्टिव रहता है, अगर हाथ में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो एक्टिव है। उसी तरह से बिजनेस में अगर फाइनेंस है तो बिजनेस एक्टिव है, अगर पैसा नहीं है बिजनेस में तो बिजनेस एक्टिव नहीं है। तो याद रखना है कि फाइनेंस क्या बताता है, बिजनेस को एक्टिव रखने के लिए फाइनेंस का जरूरत है, बिना पैसे का कोई बिजनेस एक्टिव नहीं रह सकता। तो बोलता है फाइनेंस इज नेसेसरी पार्ट ऑफ बिजनेस। हर व्यवसाय के लिए वित्त की बहुत ही अधिक आवश्यकता है, एक अभिन्न अंग है। यहाँ लिखा है कि इसके बिना बिजनेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि पैसा नहीं है तो बिजनेस नहीं, यानी बिजनेस माइनस फाइनेंस इक्वल टू नथिंग, बिजनेस माइनस फाइनेंस इक्वल टू नथिंग। याद रखना इस चीज़ को। तो फाइनेंस के बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। सिक्योरिटी क्या होता है, तो जो है हम लोग यहाँ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी के अंदर 3 चीज़ शामिल किया जाता है। सिक्योरिटी के अंदर 3 चीज़ शामिल किया जाता है। अगर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिक्योरिटी 2 जगह पे यूज़ होता है। एक सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, आपके फंड की सिक्योरिटी। तो अगर फंड सिक्योरिटी बोल देगा, इसका मतलब आपने जो पैसा लगाया वो सुरक्षित है या नहीं है, इस बात को ध्यान रखना होगा। और एक होता है सिक्योरिटीज़। तो सिक्योरिटीज़ के अंदर कौन कौन आता है, शेयर आता है, डिवेंचर आता है, बॉन्ड्स आता है। ध्यान दीजिएगा, ये सुरक्षा की बात कर रहे थे, इसको बोलते हैं फंड सिक्योरिटी। फंड सिक्योरिटी का मतलब जो हम पैसा लगा रहे हैं वो पैसा मेरा सुरक्षित है या नहीं है, सेफ़ है या नहीं है, ये हम लोग बोलते हैं फंड सिक्योरिटी के अंदर। ध्यान दीजिएगा, और सिक्योरिटीज़ लिखा रहेगा तब ये होगा। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये जो आंसर दिया है वो सिक्योरिटीज़ का है, इसको एडिट कर दिया जाएगा कि आंसर सिक्योरिटीज़ का है। सिक्योरिटी के अंदर आता है शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड्स, शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड। और ये सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा सेफ़ है या नहीं है। बॉन्ड क्या होता है, तो याद रखिएगा, अगर सरकार पब्लिक से लोन लेती है, अगर कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो उसके लिए डिवेंचर जारी करती है। अगर पब्लिक से कंपनी लोन लेती है तो डिवेंचर जारी करती है। अगर सरकार पब्लिक से लोन लेती है तो बॉन्ड जारी करती है। सरकार अगर पब्लिक से लोन लेती है तो क्या जारी करती है, बॉन्ड जारी करती है। साथ ही साथ नीचे लिखा रिस्क क्या है, तो बोलता है रिस्क इज़ द चांस ऑफ लॉस। रिस्क इज़ द चांस ऑफ लॉस। अगर लगता है कि कहीं हमको लॉस होने का चांस दिख रहा है, वो रिस्क है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और कहीं लॉस होने का चांस आपको दिख रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे लॉस हो जाएगा, तो ये रिस्क है। तो बोलता है रिस्क इज़ द चांस ऑफ लॉस। और रिस्क एवरीवेयर, हर जगह अवेलेबल है। रिस्क एक ऐसा एलिमेंट है जो हर जगह अवेलेबल है। तो रिस्क इज़ द चांस ऑफ लॉस, याद रखना है। हानि होने की संभावना ही क्या कहलाती है, जोखिम कहलाती है। अब बोलता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है हर पैसे का वर्तमान मूल्य निकालना पड़ता है, और वर्तमान मूल्य को ही हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। कैसे निकलेगा और क्यों निकलेगा, सोचिए। अगर व्यक्ति 10,000 रुपये कहीं किसी को उधार दिया, या 10,000 रुपये कहीं लगाया और आज उसे 10 लाख मिल रहा है, तो क्या हम मानेंगे कि 10,000 लगाया था और 10 लाख मिल रहा है, तो क्या मानेंगे कि इसका पैसा सही तरीके से बढ़ा या जिसको नुकसान हुआ। तो बहुत लोग सोचेगा नहीं 10,000 दिया था, 1 लाख रुपये आपको मिल रहा है, 10 लाख रुपये मिल रहा है, तो फ़ायदे में ना है। लेकिन ऐसा नहीं, हम ये देखेंगे कि 10,000 रुपये का जो वैल्यू 1990 में था, आज 2023 में उसका वैल्यू कितना है, तो हम उसके ज़रिए निकालेंगे। कि कैलकुलेशन करके निकालते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। आज उस पैसे का क्या मूल्य है जो पहले 10,000 था, उसका पैसे का मूल्य आज कितना है, और ये हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग ज़रूर निकालते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू के ज़रिए इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू याद रखिएगा कि आज के समय में कि पैसे का वर्तमान मूल्य निकालने का एक तरीका है। 2 तरीका था। जब हम लोग कैपिटल बजटिंग पढ़ते हैं तो 2 तरीका था कैपिटल बजटिंग करने का। तो पहला तरीका है ट्रेडिशनल टेक्निक, दूसरा है मॉडर्न टेक्निक। तो मॉडर्न टेक्निक के अंदर आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसके ज़रिए हम किसी भी संपत्ति का वर्तमान मूल्य निकाल लेते हैं, किसी भी पैसे का वर्तमान मूल्य निकाल लेते हैं कि जो पैसा अगर 1970 में हमारा इतना था तो आज कितना है, 1910 या 2010 में इतना था तो आज कितना है। यानी हर पैसे का वर्तमान मूल्य हम लोग इसके ज़रिए निकाल लेते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के ज़रिए। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, सब लोगों को मालूम। प्रेफरेंस शेयर ऐसा शेयर है जिसे 2 प्रेफरेंस मिलता है। एक, जब कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा। दूसरा, कंपनी सबसे पहले बंद होगी तो सबसे पहले याद रखिएगा कैपिटल वापस मिलेगा। अगर कोई कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले कैपिटल वापस मिलेगा, और अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो सबसे पहले लाभ वापस मिलेगा। ऐसे शेयर को हम लोग प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, लाभ कमाती है, तो लाभ के कुछ हिस्से को कंपनी अपने पास रख लेती है और कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देती है। तो वह हिस्सा, लाभ का वह हिस्सा जो शेयर होल्डर के बीच में बांट दिया जाता है, उसी को बोलते हैं डिविडेंड। याद रखिएगा, लाभ का वह हिस्सा जो शेयर होल्डर के बीच में बांट दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाभांश।
नीचे लिखा है इक्विटी शेयर क्या होता है मालूम है? ऑनर ऑफ द कंपनी, किसी भी कंपनी का मालिक कौन होता है? इक्विटी शेयर। इसे प्रेफरेंस शेयर के बाद प्रॉफिट और प्रेफरेंस शेयर के बाद पूंजी वापस मिलता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? अच्छा बताइए, जो पूंजी हम लगाते हैं उसका कॉस्ट होता है कि जो मार्केट से हम पूंजी उठाएं उसका कॉस्ट होता है? जो भी पैसा मार्केट से हम लाते हैं बिजनेस करने के लिए उसका कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो ही होता है, याद रखिएगा। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो दो ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है इंटरेस्ट, भैया अगर कहीं से मार्केट से पैसा उठाया हो तो बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और दूसरा होता है डिविडेंड, या तो इंटरेस्ट दीजिए या तो डिविडेंड दीजिए, यानी लाभांश दीजिए या ब्याज दीजिए। इस दुनिया में अगर आप पैसा कहीं से लाते हैं तो यही दोनों चीज़ देना पड़ेगा, या तो ब्याज से उठा के लाते हैं या तो लाभ से उठा के लाते हैं। या तो आपको लाभांश देना पड़ेगा या तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या तो आपको लाभांश देना पड़ेगा या तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी की लागत दो ही है, या तो ब्याज पे पैसा लाइए या तो लाभांश पे पैसा लाइए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? बोलता है वर्किंग कैपिटल इज़ द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? WC निकालने के लिए क्या होता है? करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के बीच के अंतर को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यानी वर्किंग कैपिटल जो है करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के बीच का अंतर कहलाता है, याद रखना। ये हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लिए। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या होगा? बोलता है व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? तो देखिए अभी बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिए ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या? मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, पैसे को कैसे मैनेज करेंगे। और इसका दो ही ऑब्जेक्टिव है, देखिए दो ही ऑब्जेक्टिव इसका है। और दोनों ऑब्जेक्टिव के साथ इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी दे दिया है कि एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या, देख लीजिएगा। दो ही ऑब्जेक्टिव है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, दो ही ऑब्जेक्टिव। अगर आप पैसे के लिए सोच रहे हैं अपने घर में और पैसे के लिए प्लान बना रहे हैं तो एक पहला उद्देश्य ये होगा और दूसरा उद्देश्य ये होगा। यही दो उद्देश्य होगा जिसके कारण आप पैसे के लिए प्लान बना रहे हैं। पहला उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा उद्देश्य क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इस दुनिया में अगर आपके भी पेरेंट्स पैसा जमा कर रहे हैं तो दो ही उद्देश्य है, या तो प्रॉफिट कमाने के लिए या तो वेल्थ कमाने के लिए। जैसे बैंक में पैसा किस लिए रखते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। ज़मीन में पैसा क्यों लगाते हैं? वेल्थ के लिए, कि संपत्ति बढ़ेगा हमारा। तो दो जगह पे हम पैसा लगाते हैं, एक जगह जहां हम संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक जगह जहां हम प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं। अगर प्रॉफिट बढ़ाने के उद्देश्य से लगाएं तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, और अगर संपत्ति बढ़ाने के उद्देश्य से लगाएं तो उसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप पैसा क्यों लगाएं। कोई सोना खरीदता है प्रॉफिट के लिए तो नहीं खरीदता है, वेल्थ के लिए खरीदता है, संपत्ति बनेगा। ज़मीन खरीदता है संपत्ति बनेगा, घर बना देता है संपत्ति बनेगा। लेकिन कोई शेयर में पैसा लगाता है तो प्रॉफिट के लिए, कोई बैंक में पैसा लगा देता है ब्याज कमाएंगे लाभांश कमाएंगे प्रॉफिट के लिए। तो याद रखना इस दुनिया में लोग पैसा अगर लगा रहे हैं कहीं तो यही दो उद्देश्य हो गया, या तो प्रॉफिट बढ़ाना चाहता होगा या तो संपत्ति बढ़ाना चाहता होगा। इसलिए दो ही उद्देश्य है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखिए लिखा है इसका उद्देश्य क्या होगा? इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ाएं। इसका होगा कि इंक्रीजिंग द हाईएस्ट मार्केट वैल्यू फर्म एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू। हम चाहते हैं कि हमारा मार्केट वैल्यू बिजनेस का ज़्यादा बढ़े और शेयर होल्डर्स का भी वैल्यू ज़्यादा बढ़े, ये दोनों पर्पस हमारा है। इसका एडवांटेज क्या होगा? बोलता है इजी टू कैलकुलेट। अच्छा दुनिया में प्रॉफिट वाला सबको समझ में आ जाता है, कहीं भी पैसा लगाने बोलिए सबसे पहले बोले कितना मिलेगा, ये सबको समझ में आ जाता है। दूसरा बोलता है इसमें फर्म के परफॉर्मेंस को मेजर कर पाते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है तो फर्म अच्छा है, ख़राब प्रॉफिट कमाता है तो फर्म ख़राब है। इसमें हमको पता चल जाएगा कि संसाधन का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका नुकसान क्या है? शॉर्ट टर्म में ठीक है, अगर प्रॉफिट के लिए सोचते हैं तो कम समय के लिए अगर आपको पैसा लगाना है तो प्रॉफिट के लिए जाइए, और लंबे समय के लिए पैसा लगाए तो फिर वेल्थ में जाइए। जैसे आपको 20 साल 30 साल के लिए पैसा लगाया, ज़मीन खरीदी है, वहाँ आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बैंक आपको 30 साल में ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा, लेकिन 1-2 साल के लिए रख रहे हैं तो लोग बैंक में रख लेता है, जानता है कि संपत्ति खरीदेंगे तुरंत बिकेगा नहीं तो फंस जाएंगे। सोना नहीं खरीदता 1-2 साल के लिए, लेकिन अगर आपको लंबे समय के लिए जा रहा है तो आप ये समझ जाइए लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरिट और डिमेरिट है जो आपको पढ़ना है। दो उद्देश्य याद रखिएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दो उद्देश्य के कारण हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, अपने पैसे को जमा करते हैं। इसको आपको पढ़ना है, पहले भी क्लास में बता दिया गया सारा कुछ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है और एक्सप्लेन मेथड्स टू कैलकुलेट इट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है ना वैसे वैसे पैसे का वैल्यू क्या होता है? चेंज होता जाता है। समय बीतने के साथ साथ पैसे का वैल्यू क्या होता है? चेंज होता जाता है। उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समय के साथ पैसे का वैल्यू घटता है, समय के साथ पैसे का वैल्यू क्या होता है? घट जाता है। समय जैसे जैसे बीतता है पैसे का वैल्यू घटता जाता है। सोचिए कि 1990 में 100 रुपया अगर किसी के पास होता था तो बड़ा आदमी होता था, मतलब अच्छा लगता था कि हाँ पैसा है मेरे पास। आज 100 रुपया तो कुछ पता नहीं चलता कि 100 रुपया। या 1990 में अगर 1000 रुपया किसी के पास था तो बड़ा था,
कि नहीं बहुत कमाई है, आज उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा पैसे का वैल्यू कम होता जाता है, याद रखना। उसी को बोलते हैं मुद्रा का समय मूल्य। समय बीतने के साथ पैसे का वैल्यू कम होगा। ये पहले लेक्चर में देख चुके हैं, इसलिए हम आपके अपने स्टूडेंट को तो बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो सब लोगों के पास पहले से ये लेक्चर है। तो हम सिर्फ एक जगह पे कलेक्शन करके दे दिए ताकि उनको मॉडल पेपर भी पहले से मिल जाए और आसान हो जाए उनके लिए। और जो नए बच्चे हैं जो कहीं नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है जैसे जैसे समय बीतता है पैसे का वैल्यू कम होता जाता है, उसी को बोलते हैं मुद्रा का समय मूल्य। समय के हिसाब से मुद्रा का मूल्य क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कैलकुलेट। इसके दो मेथड है, कंपाउंडिंग टेक्निक है, एक डिस्काउंटिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक आप जानते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े हो ना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के जरिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बढ़ रहा है। तो पहला टेक्निक है कंपाउंडिंग टेक्निक। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। C बराबर क्या होगा 1 प्लस ये जो आई है ना, वहाँ पे R/100 लिखते थे हम लोग, याद कीजिए, और N यही ना होगा। अब माइनस क्या होगा, फिर इससे निकल सकता है कंपाउंडिंग टेक्निक से। तो ये भी निकाल सकता है या ये तरीका लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं इसका कंपाउंडिंग टेक्निक के जरिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि अभी आपका पैसा कितना। अगर 1000 रुपये मान लीजिए आज है, तो 5 साल बाद 1000 रुपये कितना बन जाएगा, तो 5 साल बाद निकालेंगे ना। अभी अगर 1000 कीमत है, 5 यहाँ लिख देंगे, 5 साल बाद इसका कीमत कितना हुआ निकाल लेंगे हम लोग। तो याद रखना है कि कंपाउंडिंग टेक्निक के अंदर दो फार्मूला आपके पास दिया, दोनों एक ही फार्मूला, सेम दोनों एक ही फार्मूला है, और दोनों फार्मूले को आपको निकालना है कि कैसे निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ईयरली वार्षिक से कम अवधि के लिए अगर कंपाउंडिंग करना है तो ये लगेगा, 1 साल के लिए ये लगेगा, 6 महीने के लिए ये लगेगा। 6 महीने के लिए यहाँ MN जो दिख रहा है ना, उसको आप 2N भी कर सकते हैं। 2N क्यों, क्योंकि अगर 1 साल का होगा तो 1 साल में 2 छमाही होगा ना, तो यहाँ 2 गुने 1 कर देंगे तो 2, इसका मतलब 1 साल में 2 छमाही। तो यहाँ याद रखिएगा 2N कर देते हैं, क्योंकि छमाही रहेगा तो 2N कर देंगे। अच्छा तिमाही रहेगा तो 4N कर देंगे। और डिस्काउंटिंग टेक्निक क्या होता है, यहाँ भी फार्मूला हम लोग का सेम रहेगा डिस्काउंटिंग टेक्निक में। देखिए डिस्काउंटिंग टेक्निक ये है, इस फार्मूले के जरिए आप लोग को शायद हमको लगता है कि अगर पढ़ रहे होंगे मेरे यहाँ के स्टूडेंट तो न्यूमेरिकल बनवाए थे इससे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको इससे आ सकता है कि कैसे हम डिस्काउंटिंग टेक्निक के जरिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालेंगे। यानी जो पैसा 1990 में 20,000 है, उसका वर्तमान समय में क्या कीमत है, ये हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसके जरिए निकाल सकते हैं। क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगा, कोई दिक्कत किसी को, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग इसके जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स टेक्निक। कैपिटल बजटिंग क्या है और इसकी तकनीक क्या है, आप सब लोग पढ़ चुके हैं। कैपिटल बजटिंग एक टेक्निक है जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं लॉन्ग टर्म। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है उस टेक्निक को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक। कैपिटल बजटिंग टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, लंबे समय के लिए विनियोजन जो है डिसीजन लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कैपिटल बजटिंग टेक्निक के अंदर आप डिसीजन ले लिए तो बैक नहीं ले सकते। मतलब ये है कि अगर लॉन्ग टर्म डिसीजन, मान लो 1000 करोड़ का हम डिसीजन ले लिए, बड़े अमाउंट का लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो सर इसमें बैक नहीं ले सकते, कभी भी बैक नहीं ले सकते। अगर एक बार पैसा लग गया या इन्वेस्टमेंट आप डिसीजन ले लिए तो ले लिए। तो इसलिए बोलता है लॉन्ग टर्म अगर प्रोजेक्ट के लिए आप कैपिटल अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसके 2 टेक्निक हैं। देखिए टेक्निक पूछे या क्रिएशन पूछे या रैंकिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पूछे, 2 टेक्निक है। पहला मॉडर्न टेक्निक और दूसरा ट्रेडिशनल टेक्निक। देखिए ट्रेडिशनल टेक्निक और मॉडर्न टेक्निक, कितने टेक्निक हैं, 2, मॉडर्न टेक्निक और ट्रेडिशनल टेक्निक। ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड टेक्निक, पुराना तरीका। तो याद रखिए इसमें दोनों में हम न्यूमेरिकल आप लोगों को बताए थे, ARR और पेबैक पीरियड बताए थे। ARR मेथड इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और इसको बोलते हैं PBM पेबैक पीरियड मेथड। और मॉडर्न टेक्निक में हम लोग आपको बताए थे नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरेस्ट है या इंटरनल भी यहाँ यूज किया जाता है, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इसको IRR बोलते हैं। ये नया पुराना मेथड और ये नया मेथड। पुराना और नया मेथड में क्या अंतर है, ये बोलता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फोकस नहीं करता, ये मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फोकस नहीं करता, और ये मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फोकस करता है, यानी इट फोकस ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मॉडर्न टेक्निक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आधार पर कैलकुलेट करेंगे, अब पुराने टेक्निक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फोकस नहीं करेंगे। उसके सारे मेथड्स यहाँ दिए हुए। अब सारा फार्मूला लिखा हुआ है, आप लोग सब लोग को न्यूमेरिकल बता दिया गया, तो इसका न्यूमेरिकल जरूर बनाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल भी इसमें पूछ देता है। तो ये पूरा फार्मूला दिया हुआ है डिस्काउंटिंग टेक्निक का, इसको पढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत है। अब नीचे एक और है डिविडेंड डिसीजन, तो ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, यहाँ तक आपको कर लेना है।
पूरा कंप्लीट पूरा आंसर कर देना है। अगले क्लास में हम लोग डिविडेंड डिसीजन और उसके आगे का देखेंगे।